Story generation. All right, so good afternoon, guys. We have 5 minutes into the class now, so I'm assuming कि most of the students have joined in now. All right, so
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक के लेक्चर्स देखे हैं? I'll just quickly start the screen sharing as well. This is batch 3, right? Yes, just a second. Oh. All right, so yeah, back to my question. आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं? How many of you have seen, and how many of you, because last time based on the Google form जो मैंने आप लोगों से भरवाया था, by the way, thanks for updating that Google form. Almost 40% student had not seen all the video lectures of chemical kinetics. So that was something which was not, you know, comfortable fact to know, because sitting in the class, it is a prerequisite कि आप लोग video lectures देख के बैठो, so that everyone is on the same page, right? As I said in that PDF which I shared on the group as well, that like it is not practically possible to manage both the kind of students within the class. कोई अगर वीडियो लेक्चर नहीं देख के आ रहा है एंड कोई देख के आ रहा है, तो मतलब दिस इज लाइक डे एंड नाइट, इट कांट बोथ बी एंटरटेन एट द सेम टाइम. आई वुड बी देन रिक्वेस्टिंग यू कि भाई अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे नहीं है तो फिर आप लाइव सेशन में मत बैठो, कोई फायदा नहीं है. इट विल बी अगेन अ वेस्ट ऑफ 2 hours फॉर यू. उससे अच्छा अगर आपको कुछ और असाइनमेंट करना है, कुछ और काम करना है, तो वो करो. और अगर वो भी नहीं करना है, मस्ती करनी है, तो फिर वो भी अच्छे से ही करो. मतलब then why waste time here? Now, अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक का एक बेसिक आइडिया लिया हुआ है, आई वुड स्पेंड सम टाइम into kind of recapping what the chapter was, kind of summarizing the important points from the chapter, and then maybe taking a couple of examples with you so that everyone is on the same page in terms of how we solve questions in this chapter, especially the difficult ones. Easy वाले तो आप लोगों ने देखे हुए ही हैं, but जो थोड़े से tricky हैं, थोड़े से difficult हैं. Now, जैसा मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था ओवर द ग्रुप एज वेल, दैट वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर अगर पूरा डेप्थ में जाके कंप्लीट करना है, एज इन वो एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करने हैं, या को भी डिस्कस करना है, तो काफ़ी टाइम और लगेगा. मतलब टू बी ऑनेस्ट, अब आपके लिए वापस से चीज़ें आर कमिंग बैक टू नॉर्मल सी, एंड विच मीन्स दैट आपके वापस तीनों सब्जेक्ट्स के डबल ट्रैक्स हैं, तो 6 ट्रैक्स एक साथ चल रहे हैं. You will have to spend time into all those tracks. सबके lectures देखने हैं, तो like आप लोगों के पास खुद के पास टाइम कम है, तो अगर टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है, तो it will take more weeks than just this week itself. तो if we go on that track, तो आप लोगों का फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीछे हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट नहीं हो पाएगा. सो I kind of discussed it and decided that better यही रहेगा that वॉल्यूमेट्री का एक बेस नॉलेज आप लोगों के साथ में रहे, ताकि आपको इलेक्ट्रो के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उसमें दिक्कत ना आए. Once that is there, then we would want to proceed to discussing electrochemistry only, ताकि everyone is on the same page and आपका पोर्शन सबके साथ सिंक में है. बाद में कुछ टेस्ट हो रहा है या कुछ अपडेट आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो हम लोग सब साथ में रहेंगे.
रही बात वॉल्यूमेट्री की, सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी डिटेल्स हम लोग बाद में भी कवर कर सकते हैं. दैट इज नॉट समथिंग विच इज अ वेरी बिग बैकलॉग टू कवर और टेक केयर. So yeah, so there is this when do we start doing electrochemistry lectures, ये क्वेश्चन पूछा है. और दूसरा क्वेश्चन पूछा है when can we do it in this way that we have one extra volumetric. नहीं नहीं, सो वॉल्यूमेट्रिक का आप अभी होल्ड पे रखो. ठीक है, आज की क्लास में मैं एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को दूंगा, एंड उस ब्रीफ आइडिया में मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, एंड एग्जांपल डिस्कस करने के साथ में मैं HA3 आज डिस्कस करने का टारगेट रख रहा हूँ. ठीक है, हो सकेगा तो HA4 के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा, बट अगर थोड़ा बहुत बचता है तो वो डाउट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा थर्सडे को है उसमें कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. थर्सडे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दैट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितना करना है और कैसा करना है as the upcoming plan. ठीक है, सो राइट नाउ फोकस ऑन वॉल्यूमेट्रिक. थर्सडे को लेक्चर में जब लाइव लेक्चर होगा तो उसमें मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट भी आपको पढ़ाऊंगा टू बिगिन विथ. ठीक है, आई वुड वांट टू सेट सम कॉन्टेक्स्ट, आई वुड वांट टू ले डाउन सम फाउंडेशन, ताकि आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है. उसमें जो कॉमन डाउट्स रहते हैं, जिनका अंदाज़ा मुझे रहता है कि ये डाउट्स बच्चों को जनरली आते हैं करते हैं, तो मैं उनके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देकर पहले से ही क्लियर करा दूंगा. एंड देन आई वुड आस्क यू टू वॉच लेक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड देन अगेन जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि एक साथ सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देखो एंड फिर बैठो. लाइक वी विल टेक स्मॉल चंक्स एट अ टाइम, एंड अकॉर्डिंगली मैं उसका होमवर्क भी आपको दूंगा, एंड दैट इज समथिंग टू बी डन पोस्ट थर्सडे. ठीक है, अभी के लिए आप लोगों को जस्ट ये इंश्योर करना है टिल थर्सडे दैट वॉल्यूमेट्रिक का जितना पार्ट मैंने आपसे करने को बोला है बट आप उतना कर रहे हो. ठीक है, काइनेटिक्स का ऑफ कोर्स मतलब I am under this assumption that most of you have you know done a lot of it for the test which was there, and उसमें आपके doubts and all ये सब डिस्कस हुए हैं. उसके अलावा अगर आपको और कहीं पर कुछ भी हिकअप्स आ रहे हैं, डिस्कशंस करने हैं, तो मैंने वैसे भी वो सॉल्यूशंस लिख लिए हैं, मैं आप लोगों के साथ में उसका रिकॉर्डिंग शेयर कर ही दूंगा, तो एक बैकअप मटेरियल आपके लिए तैयार रहेगा. ओवर एंड अबव दैट ऑल्सो इफ यू हैव कंसर्न्स, यू हैव क्वेश्चंस, तो व्हाट्सएप पे भी आप शूट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, I hope it clears all confusions. If you have any particular confusion, do let me know right now, or we'll start with volumetric. Okay, so there is a question that came to me. Can you give us a target? तो आपको टारगेट दिया तो हुआ है. आपको थर्सडे तक का टारगेट मिला हुआ है, आप थर्सडे तक के टारगेट के ऊपर फोकस करो. व्हाट इज द थर्सडे तक का टारगेट? वॉल्यूमेट्रिक इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. अगर आपने वो कर लिया है एंड यू थिंक दैट अभी आपको वॉल्यूमेट्रिक के ऊपर फोकस नहीं करना है, तो आप अपने काइनेटिक्स के बुकलेट के ऊपर भी फोकस कर सकते हो. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने काइनेटिक्स पूरा नहीं करा है. ठीक है,
So this is something where I am getting, okay, let me kind of put it again very clearly to everyone, because you guys are messaging me saying kinetics ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है. Now, ध्यान से सुनना, I am not going to reiterate it. MT के पहले आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर चल रहा था, एंड उसमें आप मान लीजिए कि 50% के अराउंड कंप्लीशन हो गया था विद डाउट डिस्कशंस एंड ऑल. However, that chapter was left in the middle. After that, जब एमटी हो गया, क्लासेस बंद हो गए, तो आपके साथ में केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स शेयर कर दिए गए थे. And that was almost immediately after the classes were shut. You had adequate time to go through those video lectures and practice from the booklet. If you have not done it, first of all, then it is your fault. You have taken it lightly. You were, I don't know, awaiting what instructions, because they were clear to you that you have to watch the video lectures of chemical kinetics. Now, understandably, उसमें लाइव डिस्कशन में आप लोगों के साथ में डाउट्स एक ही बार डिस्कस हो पाए हैं, which I completely understand, and that is where I said that I am going to share those doubts का pre-recorded lectures or pre-recorded videos with you. That will help you kind of cover up for those missing links. Then, with that in mind, chemical kinetics is something which is expected आपसे कि ये अब पूरा हो गया है. जो भी डाउट डिस्कशन बचा है वो आप और करते रहो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपको मुझे व्हाट्सएप पे कुछ डाउट्स पूछने हैं केमिकल काइनेटिक्स के ओवर एंड अबव व्हाट वी हैड डन एंड डिस्कस्ड, दैट्स फाइन बाय मी. गो अहेड, डोंट वरी अबाउट इट, विल डिस्कस, विल आंसर. बट आपसे ये एक्सपेक्टेशन है दैट केमिकल काइनेटिक्स आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पूरा देखना था, नोट्स बनाने थे, एंड बुकलेट में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके डिस्कस करने हैं. ठीक है, बुकलेट में आपने FBO FBS कर लिया है, दैट इज समथिंग व्हिच इज एन एक्सपेक्टेशन. ओवर एंड अबव दैट, you have time, go ahead, attempt the booklet, and will then likewise discuss. Now, after this, everyone is starting with electrochemistry as a chapter. However, I took a different route with you guys, wherein I told you that आप लोग electrochemistry start करने के पहले थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक दोबारा रिकैप करके एक्स्ट्रा जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था उसको कवर करके इस वीक के अंदर क्लोज करो. ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीक में भी कुछ टाइम दिया था, एज वेल एज इस वीक में भी अभी थर्सडे तक का आपके पास वही एक टास्क है जो मैंने आपको बोला हुआ है, HA3 एंड HA4 ऑफ द बुकलेट. दैट इज व्हाट यू नीड टू अटेम्प्ट आफ्टर सीइंग द वीडियो लेक्चर्स. So that is the target which is there in front of you clearly. अब इसके आगे का मैं आपको समझा रहा हूँ that kinetics के और डेप्थ में हम लोग अभी नहीं जाएंगे. ठीक है, तो kinetics kind of remains incomplete. Sorry, not kinetics, my bad. Volumetric के हम लोग और डेप्थ में नहीं जाएंगे. Volumetric remains kind of incomplete. We will find time to work through it. However, after Thursday, you need to start working on electrochemistry. ठीक है, क्या वर्क करना है, कितना वर्क करना है, वो टारगेट मैं आपको थर्सडे को ही बताऊंगा. Is this clear with everyone? Now, does anyone have something to discuss or share any important aspect?
ठीक, सो कौन से दोनों बाकी हैं, मतलब लाइक यू टोल्ड मी दोनों बाकी हैं, तो प्रेफरेंस किसको दे थर्सडे को, विच टू आर यू टॉकिंग अबाउट? काइनेटिक्स के बारे में मैंने आपको बोला कि आपको संडे के टेस्ट के पहले कंप्लीट कर देना चाहिए था। अगर आपके वीडियो लेक्चर्स काइनेटिक्स के कंप्लीट नहीं हैं और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं उसके और आपने एफबीओ नहीं करा है, दैट इज योर फॉल्ट। काइनेटिक्स में यू आर लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ योर ओन प्रोकास्टिनेशन, so do not put that as something as a target for this week. This week का टारगेट इज वॉल्यूमेट्रिक एंड दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ बैच। कल को तुम लेके आके मुझे बोलोगे सर मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बचा हुआ है, क्योंकि तुमने तो उसकी बुकलेट भी पूरी नहीं करी होगी। नाउ let us start with the brief about वॉल्यूमेट्रिक। मैं क्विक समरी के साथ में स्टार्ट करता हूँ। All right, so as a quick summary of the subtopics that we have gone through in volumetric chapter, सबसे पहले हम लोगों ने redox का concept समझा, what is meant by reduction and what is meant by oxidation. While we were discussing this, a concept of oxidation number came in. Now ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी डिटेलिंग हम लोगों ने करी थी। इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग which I would want to highlight is that remember the examples जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे थे, those were examples which you must remember, जहाँ पर फॉर्मूला से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था या इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था फॉर्मूला यूज करके, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो डिस्कस किया एंड उसके डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, दैट इज समथिंग विच वी डिस्कस्ड। नाउ कैन एनीवन टेल मी सम ऑफ द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस दैट वी हैड डिस्कस्ड? Like let's try to make it a more two-way communication. You can unmute yourself if you want to answer. हाँ बोलो। Parallel redox. Right, there was a parallel redox. So disproportionation and comproportionation. Disproportionation and comproportionation. Intramolecular. There was intramolecular redox. Right, आई थिंक यही हमने करे थे। डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्प्रपोर्शनेशन को दो मैंने अलग अलग में लिखा था, बट ठीक है अभी मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है। सो ये भी याद रखना जरूरी है। ये क्यों याद रखना जरूरी है इज बिकॉज आगे एन फैक्टर कैलकुलेशन के टाइम पर लाइक दीज कम एज सिनेरियोज जहां पर एन फैक्टर की कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। तो अगर आपको यही याद नहीं रहे कि मतलब ये केसेस होते थे, तो फिर आपके लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो टाइप्स हैं दे बिकम इम्पोर्टेंट कि आपको याद रहें। Then after understanding redox reaction and its types, then I had shared with you list of common oxidizing agent and reducing agent.
ठीक है. This was again something quite important. If you remember, there was this PDF file that I had shared जिसमें इनके reactions and इनके oxidation states के बारे में idea आप लोगों को दिया गया था. Now this is something where you would need to put in an extra effort and ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में रट लो, जैसे आप लोगों ने इनफैक्ट काफी लोगों ने एमटी के पहले इसको रटने की कोशिश करी होगी, बट देन यू वुड हैव फाउंड डिफिकल्टी. बट अब जब आप जैसे HA3 और HA4 के क्वेश्चंस करने लगोगे एंड देन यू विल बी रेफरिंग दीज PDFs अगेन, तो यू वुड रियलाइज द इम्पोर्टेंट वंस एंड यू नो क्वेश्चंस करते करते आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये सब कॉमन एग्जांपल्स ही हैं. देखने के लिए वो 2-3 पेज लंबे हैं reactions, but they kind of become, you know, quite familiar as you solve more and more problems. After this, after understanding about these you know, list of oxidizing agent and reducing agent, then मैंने आपके साथ में equivalence concept discuss किया था. And we had contrasted it with mole concept, and in that an important term called n factor featured a lot. ठीक है, हम लोगों ने ये सब you know formula सीखे थे, that equivalent weight is molecular weight upon n factor. हम लोगों ने equivalents के बारे में पढ़ा था. Equivalence was moles into n factor, right? Or it can be also written as you know, mass upon equivalent mass या equivalent weight. Then हम लोगों ने normality भी discuss किया था. Normality was molarity into n factor, right? And that only brought the another angle to equivalence का definition, that I can write this as n factor into moles, n factor into molarity into normality, you can say, or I can write this as n factor into molarity into volume. ठीक है, my bad, not n factor, normality into volume, and then normality can be written as molarity into n factor. So ये कुछ formulas थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे. अगेन मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाते हो, you kind of fumble between them like I just did. So practice regular time पे जरूरी है. Then ये सब के लिए जो n factor बोला जा रहा है, इसकी calculation became something quite important. And इसमें मैंने आपको different cases and उनके अंदर सब cases के बारे में बताया था, that how do you work with them, out of which a very important definition, ठीक है, ये compounds के लिए निकल के आई थी, compounds undergoing reaction के लिए. See, acid base के लिए तो आप लोगों को बताया ही था कि acid base के लिए कैसे करना है, salts के लिए कैसे करना है non reacting conditions में. But a very important definition came in for redox reactions के cases में, that it is a net change in oxidation number per molecule. This definition, and another was that total moles of electron given or taken per mole of substance, right? This was something that we had kind of understood and used in some basic examples. Then धीरे धीरे हम लोगों ने अपना लेवल बढ़ाया था, and then I took you to miscellaneous
scenarios of n factor calculation. ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट सिनेरियोज में n फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में देखा था दैट कहीं पर वापस से डेफिनेशन लग रही थी, कहीं पर डेफिनेशन लग रही थी बट बैलेंसिंग करना पड़ रहा था, कहीं पर डेफिनेशन एप्लीकेबल ही नहीं थी, आपको फॉर्मूला याद करना था, राइट? सो कैन एनीवन लाइक हेल्प मी विद trying to remember what these miscellaneous scenarios were? So parallel redox. पैरेलल रिडॉक्स में तो हाँ बिल्कुल एक सिंपल था कि आपको क्या करना पड़ रहा था उसमें? So It was like a simple case only. It was like a simple case and n factor definition was applicable, right? जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन ने लिया था कि KMnO4 प्लस FeC2O4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस दे रहा है एंड Fe2 प्लस दे रहा है एंड CO2 दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि आयरन यहाँ पर +2 से +3 जा रहा है, ठीक है, माय बैड, यहाँ पे +3 लिखना चाहिए था, एंड कार्बन +2 से +4 जा रहा है। तो इसमें काइंड ऑफ मल्टीपल एटम्स आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो इसमें लाइक सिंपल डेफिनेशन ही लगानी है, आयरन का 1 का चेंज है 1 एटम, कार्बन का 2 का चेंज है और 2 एटम। तो n फैक्टर इसमें सिंपली डेफिनेशन ही लगा दिया, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, राइट? तो दिस वाज पैरेलल रिडॉक्स। फिर और कौन सा मिसलेनियस सिनेरियो देखा था हम लोगों ने? so नेक्स्ट disproportionation and comproportionation. Right, so then there was disproportionation and comproportionation. इसके अंदर if you guys remember what we had understood was there was no definition, ठीक है, इसमें definition नहीं था, इसमें फॉर्मूला लगाना था। एंड फॉर्मूला क्यों लगाना था, क्या था उसका रीजन? व्हाई डिड वी यूज द फॉर्मूला, वेयर डिड दिस फॉर्मूला कम फ्रॉम? So force, we have to fit the law of chemical राइट, chemical इक्विवेलेंस, हाँ. ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को फोर्स फिट करा, उससे ये फॉर्मूला आया कि यू नो इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट करना है, उसको फोर्स फिट कर दो, तो वहां से वी गेट दिस फॉर्मूला दैट 1/n फैक्टर इज 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन, ठीक है। देन after understanding about disproportionation and comproportionation, एक और सिनेरियो आपके सामने आया होगा, कौन सा था? Sir, you balance the equation. सॉरी, थोड़ा सा क्लियरली बोलो। You balance the equation, right? हाँ, एक ऐसा सिनेरियो आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, ये पैरेलल वाले में भी यहाँ पर भी n फैक्टर डेफिनेशन वाज एप्लीकेबल एंड नो बैलेंसिंग वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ कॉम्प्रपोर्शनेशन डिस्प्रपोर्शन के केस में भी बैलेंसिंग नहीं लग रहा था, ठीक है, देयर वाज नो बैलेंसिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, बट देन देयर वर सर्टेन सिनेरियोज जहां पर अब इसका कुछ नाम नहीं था, इसको हमने मिसलेनियस समथिंग, शायद मिसलेनियस 3 करके बोल दिया था, इफ आई रिमेम्बर। तो इसमें कैसा हो रहा था दैट लाइक एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट वाज ऑक्सीडाइजिंग इनटू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, either y and z both were greater than equal to x
और y and z both were less than equal to x, ऐसा कुछ था। तो इस केस में क्या हो गया था, definition was applicable but only after balancing। ठीक है, इसके भी हमने एक दो एग्जांपल करे थे। And then there was this scenario of intramolecular redox। इसमें भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर so it was kind of that definition wasn't applicable completely, definition was not applicable, in fact what we had was a formula। ठीक है, इसमें भी कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। फॉर्मूला क्या था, n factor was either equal to n factor of oxidation or it was equal to n factor of reduction। ठीक है, दोनों हमेशा सेम ही आंसर देंगे because electrons का exchange within that molecule was happening, कोई दे रहा था तो कोई ले रहा था। ठीक है, good to know that you guys have revised and understood these miscellaneous n factor calculation scenario, because in basics के साथ में like if you are well versed with these basics तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाता है as compared to you know going back and forth again and trying to remember the reactions or trying to remember the you know n factor कैसे scenario में आ रहा है। Now with this set you used to or you move on towards redox titrations। ठीक है, now this was something as I said कि conceptually जो चीजें सीखनी थी वो आप लोगों ने इसके पहले सीख ली थी। It was now more about applying those concepts in reactions, equating equivalents, and उसको थोड़ा सा complicate questions के form में बनाया जाता है, बताया जाता है। तो उसके लिए इसके अंदर थोड़े से सब टॉपिक्स डाल दिए गए, like there was topic of simple titration। ठीक है, there was topic of back titration or double titration। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस इनके बना के डाल दिए गए। नाउ दीज आर समथिंग which I had asked you to work upon, क्योंकि इसके पहले वाला जो पार्ट है that is something which हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा था, उससे एसोसिएटेड जो होमवर्क था, डिस्कशन था, वो भी कर लिया था। However, उसको अगर मैं देखूं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस कितने हैं तो दे फॉर्म अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, मतलब आपने HA1 उसके बेसिस पे करा होगा। That is something which you would have been able to do conveniently based on the concept that you had studied। ठीक है, now redox titrations के ऊपर आगे के आपके lectures थे, lectures 4 to 7 के ऊपर, and they will be the one which will be useful in covering HA3 and HA4। ठीक है, अब of course you will wonder what about HA2 sir। तो HA2 ना एक्चुअली में वापस से यही कॉन्सेप्ट है, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस मैंने पढ़ाया है वही कॉन्सेप्ट था, बस इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। अब उस टाइम तो हमें क्लास में मौका मिला नहीं था, ठीक है, बट अगर आप लोग वीडियो लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 3 देखोगे ना तो आपको ये HA2 के क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसानी से आ जाएगा। उसमें स्पेसिफिकली इस HA2 के ऊपर फोकस किया हुआ है। However, the thing is that वो जो questions है, वो जो टाइप के questions है, they are very specific to volumetric as a chapter। उनका कुछ खास लेना देना नहीं था with electrochemistry as a chapter। तो इसके लिए I decided you to go for lecture 4 to lecture 7 only and HA3 HA4 के ऊपर काम कर लो।
बिकॉज HA2 के लिए मुझे एक सेशन लेना जरूरी था, ठीक है, मैं एक सेशन लूंगा, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तो यू विल गेट सम कंफर्ट आउट ऑफ इट। अब क्योंकि जैसा मैं आपको बोला हूँ पहले भी कि अभी आर एम इज नॉट टू कंप्लीट वॉल्यूमेट्रिक इन द एंटायर सेंस, हमारा बस इतना है कि एक छोटा सा बेसिक सेंस मिल जाए ताकि हम इलेक्ट्रो की तरफ मूव कर सकें। तो उसके लिए this was enough to go through lectures 4 to 7 and attempt HA3 and HA4. Now, अब इनके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ about these titrations and what their problem solving methodology was. सबसे पहले सिंपल टाइट्रेशन के ऊपर फोकस करना। सिंपल टाइट्रेशन में like you had really simple problem solving. I'll tell you about the key features of it. There was only one reaction, ठीक है, it could have been a redox reaction between a reducing agent and an oxidizing agent, or it could have been an acid base reaction also, ठीक है, बट एक ही रिएक्शन होता था, सिंपल सा रिएक्शन होता था। एंड उस रिएक्शन का जो एक सिंपल एस्पेक्ट था was that end point could be easily identified, ठीक है, इंडिकेटर्स यूज करके जो एंड पॉइंट होता था रिएक्शन का वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता था, उसका डेटा आपको आसानी से मिल जाता था। तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप करना होता था विच वाज वेरी सिंपल, इक्वेटिंग इक्विवेलेंट्स, ठीक है, और आई शुड पुट इट मोर टेक्निकली that you apply law of chemical equivalence, ठीक है, you just have to simply equate the equivalents. Equivalent of reducing agent was equal to equivalent of oxidizing agent, और अगर acid base reaction हो रहा था तो यहाँ पर equivalent of acid would be equal to equivalent of base, ठीक है, ये एकदम बेसिक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी होती थी, ठीक है। However, like इस सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी के सिंपल होने का रीजन ही यही होता था, अगर आपको नॉलेज ऑफ रिएक्शन एंड एन फैक्टर है, ठीक है, सो नॉलेज ऑफ रिएक्शन एंड एन फैक्टर इज अ प्री रेक्विजिट, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। अगर आपको यही नहीं पता कि रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट बनाएगा तो आप एनालिसिस शुरू ही नहीं कर सकते, आपको एन फैक्टर पता ही नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे ही क्या, ठीक है। सो अब मैं इसका एक एग्जांपल भी नहीं करा रहा हूँ, आई विल फोकस माय एनर्जी फॉर द अपकमिंग मोर डिफिकल्ट सिनेरियोज एंड एग्जांपल्स एसोसिएटेड विद इट। इसके बाद आप देखते थे डबल या फिर बैक टाइट्रेशंस, ठीक है, इनके ऊपर आपको HA3 HA4 में कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मिले हुए थे, ठीक है। अब जब आप इनके क्वेश्चंस को नोटिस करोगे तो इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आपको दिखता हुआ नजर आएगा, एंड दैट अप्रोच वाज समथिंग ऑफ दिस नेचर that here there is more than one reaction, okay, there is more than one reaction. Why? Because end point of first reaction might be difficult to observe, ठीक है, कोई रीजन होगा, कलर नहीं दिख पा रहा होगा या कुछ और प्रैक्टिकल रीजन की वजह से हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे एंड पॉइंट उस रिएक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए होता था कि एज अ वर्क अराउंड, ठीक है, सेकंड
reaction is done, for which endpoint can be observed easily. ठीक है, इसका आप endpoint observe कर सकते थे. And now law of chemical equivalence could be applied. Law of chemical equivalence could be applied. ठीक है, ये तो इसके पीछे का मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिखाया. नाउ अब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है इफ यू टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स अलोंग विद इट. ठीक है, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स इसके बता देता हूँ क्विकली, so that you are on the same page as to this understanding this approach. So let me take one example, and this is an example of a double titration. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे. सो जैसे आयोडीन वाला ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. $100 ml of H2O2 solution reacts completely with Ki and oxidizes it to I2. ठीक है, this liberated iodine required 25 ml of 1 molar Na2H2O3 in basic medium. ठीक है, मैं हिंट भी दे देता हूँ थोड़ी सी और सी इसमें, where it oxidizes to sulfate. Now you are being asked to determine the molarity of H2O2 solution. ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना. दैट पहला रिएक्शन हो रहा है H2O2 एंड Ki के बीच में, और उससे I2 बन रहा है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट द अदर प्रोडक्ट वुड बी? H2O. H2O. ठीक है, ये नॉलेज रिक्वायर्ड है रिएक्शन की. अब द थिंग इज कि इसके बारे में बोला जा रहा है दैट दैट दिस इज 100 ml. इसका कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है, एंड द थिंग इज कि ये रिएक्शन का एंड पॉइंट नहीं दिख पा रहा होगा. ठीक है, एंड ये रिएक्शन का एंड पॉइंट नहीं ऑब्जर्व हो पा रहा है क्योंकि ये जो I2 होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है. तो द मोमेंट द रिएक्शन स्टार्ट्स हैपनिंग, यू सी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकमिंग डार्कर एंड डार्कर. अब वो शेड्स में धीरे धीरे डार्कर होगा, बट कौन से शेड पे आके आप बोलोगे कि एंड पॉइंट आ गया, वो आपको कैसे पता? तो आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पहले रिएक्शन के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, अदरवाइज कैसा होता है, मैं ये Ki को ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता हूँ ना, मैं Ki को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता हूँ और देखता हूँ कि एंड पॉइंट कब आ रहा है, और फिर जब एंड पॉइंट आ जाएगा तब मैं दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट कर दूंगा. बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कर पाना वेस्ट है, क्योंकि जैसे ही मैंने ड्रॉप्स डालने शुरू करे, कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑलरेडी स्टार्टेड बिकमिंग डार्क. अभी पता नहीं एंड पॉइंट कब आएगा. तो व्हाट वी डू इज वी ensure that this reaction is complete. हम लोग Ki को तो एक्सेस में डाल देते हैं, अंदाजे से ही डालते हैं, बट डाल देते हैं एक्सेस में कि भाई इतना में तो रिएक्शन हो ही गया होगा. फिर इसके बाद में अब जो ये I2 बना है, ठीक है, ये जो I2 बना है इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन से. ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है. ठीक है, इसके बारे में आपको डेटा दिया हुआ है कि ये 25 ml है
और 1 मोलर लग रहा है एंड बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन कंप्लीट करेगा कोई मेरे लिए? क्या बनेगा? SO4 minus. राइट, I माइनस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ये नॉलेज जरूरी है। सॉरी, +6। सो अब इस रिएक्शन का एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करना इजी है क्योंकि ये डार्क होता है और ये एंड में कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्टार्च डालेंगे तो वो एज एन इंडिकेटर वर्क करके हमें बता देगा कि ये स्टार्टिंग में डार्क रहेगा एंड जब रिएक्शन खत्म होने वाला होगा तो इसका सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा। वो स्टार्च की प्रॉपर्टी रहती है कि थोड़ा सा I2 भी अगर बचा हुआ है ना तो वो डार्क कलर दिखाएगा। तो रिएक्शन होता जा रहा है, I2 खत्म होता जा रहा है, बट डार्क परसिस्टेंटली मेंटेन है क्योंकि स्टार्च को थोड़ा सा I2 चाहिए और वो डार्क कलर दिखाएगा। बट अब जैसे ही लास्ट ड्रॉप्स आ रही हैं इसकी, ठीक है, इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला हुआ है, तो जैसे ही इसकी लास्ट ड्रॉप्स आ रही हैं और वो थोड़ा सा बचा हुआ I2 भी कंज्यूम हो रहा है तो कलर का चेंज अचानक से डार्क से लाइट हो जाएगा, तो हमें पता पड़ जाएगा इसका एंड पॉइंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी सेकेंड रिएक्शन से हमें पता पड़ जाएगा दैट इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। ठीक है, एंड फर्स्ट रिएक्शन से हमें पता है दैट इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। राइट, ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन से भी मुझे पता है, इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है। अब नोटिस करना इसमें अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट रहता है। जैसे एक सेकेंड, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट रहता है। सिंस n factor of I2 is same in both reactions, we can equate its equivalents। राइट, कैसे इक्वेट कर सकते हैं अब हम इसमें? हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। बस अब डेटा डालना है, N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। ठीक है, ये जो डेटा डालते हैं ना इक्विवेलेंट्स का, यहाँ पे भी क्या होता है, डेटा पे डिपेंड करता है कैसा डेटा दिया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था, आप नोटिस करना, ये थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा था कि इक्विवेलेंट्स को मतलब मैं ऐसे मोल्स इनटू एन फैक्टर भी बोल सकता हूँ, मास अपॉन इक्विवेलेंट भी वेट भी बोल सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर भी बोल सकता हूँ। तो ये चीज ना, दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट क्रूशियल एंड ये क्वेश्चन के डेटा के ऊपर बेस्ड है। जैसा डेटा दिया है वैसा फॉर्मूला यूज करो और इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सो इसी को हमने यहाँ पर अभी इस फॉर्म में यूज कर लिया, that I just did N1 M1 V1 equal to N2 M2 V2। तो अब यहाँ पर इसका n फैक्टर था 1, इसका मोलारिटी कितना था, मोलारिटी भी 1 था और वॉल्यूम था 25 ml। ठीक है, अच्छा नहीं, n फैक्टर, सॉरी माय बैड, n फैक्टर इस केस में 8 था क्योंकि ये ऐसा +2 से +6 जा रहा था और 2 एटम थे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू नाउ, अब इसका H2O2 का मोलार n फैक्टर 2 है, मोलारिटी हमको निकालना है एंड वॉल्यूम इसका 100 ml दिया हुआ है, तो इससे आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता पड़ जाएगा, इट इज 1 मोलर। राइट, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सर वो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 साइमल्टेनियसली हो रहा है? नहीं नहीं, इसके बाद हुआ ना, पहले ये रिएक्शन करा दिया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया पहला वाला और I2 बन गया। अब जो बन गया है I2, उसके बाद उसमें ये फिर हाइपो सोल्यूशन डाला है। सर हमको पता कैसे चला कि I2 बन गया है पूरा अच्छे से? क्वेश्चन का लैंग्वेज वैसा ही था ना यहाँ पर, द लिबरेटेड I2 required Okay, this much।
Okay, sir. Okay. ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अभी यहां पर अगर मान लो इक्विवेलेंट सेम नहीं होते, ठीक है, सॉरी एन फैक्टर सेम नहीं होता, इफ एन फैक्टर ऑफ कॉमन स्पीशीज, यहाँ पे कॉमन स्पीशीज क्या था बिटवीन बोथ द रिएक्शंस? I2 था. So if n factor of common species is not same, in both reaction, then हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इक्विवेलेंट्स इक्वेट नहीं करते हैं. Then don't equate equivalents of I2, मतलब जो भी हमारा कॉमन स्पीशीज था, you can equate moles or millimoles. ठीक है, you can equate millimoles of I2. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ट्राई करना. इनफैक्ट स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल देता हूं जो मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए में यूज किया था. ठीक है, वो वीडियो लेक्चर्स से स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल एक देता हूं. ठीक है, आपकी बुकलेट है ना सबके पास में? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट. सो बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पैसेज 2 का. ठीक है, पैसेज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सब लोग पढ़ो और पढ़ के ट्राई टू टेक एन अटेम्प्ट.
समझ में आ रहा है सबको? क्या डायरेक्शन में जाना है? Sir, हाँ, the first reaction, comproportionation reaction. नहीं, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया तुम्हारा, दोबारा बोलो। First reaction, comproportionation reaction है क्या? हाँ, फर्स्ट रिएक्शन कॉम्प्रोपोर्शनेशन है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है IO3 माइनस प्लस I माइनस एसिडिक मीडियम में इट इज गिविंग I2, ठीक है। एंड देन दूसरे रिएक्शन में लिखा हुआ है दैट I2 प्लस H2O3 2 माइनस, एंड दिस इज हैपनिंग इन बेसिक मीडियम। तो ये I माइनस में चला जाएगा एंड ये SO4 2 माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इसका 214 ग्राम्स दिया हुआ है, इसका 1 मोलर है और इसका वॉल्यूम पूछा है। सर आई का मास क्या होता है? 127। अच्छा, इसमें ये चीज तो आपको समझ में आ रही है ना, दैट इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O3 2 माइनस, ये करना गलत है, बिकॉज n factor of I2 is different in both reaction.
यहाँ पर अगर आप एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो वो 5/3 आएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्प्रपोर्शनेशन वाला। एंड यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो सिंपल केस आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, मिलीमोल्स इक्वेट कर सकते हो आप। सी फर्स्ट रिएक्शन से आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ I2 is equal to equivalent of IO3 minus, which will be 5/3 into millimoles of I2, क्योंकि 5/3 इसका n फैक्टर था, is equal to 5 into इसके मोल्स which will be 214 upon इसका मास हो जाएगा 127 plus 48। ठीक है, नाउ सेकेंड रिएक्शन में भी आप लिख सकते हो that equivalence of I2 will be equal to equivalence of S2O3 2 minus, एंड यहां पर लिखोगे 2 into मिलीमोल्स ऑफ I2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट्स अलग हो गए ना, इन फैक्टर अलग अलग है, तो विल बी इक्वल टू, अब इसका इन फैक्टर यहाँ पे है 8 इंटू क्या क्या दिया डेटा इसका, इसकी मोलारिटी 1 दी है और वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना जो कि यहाँ पर केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, इज द फैक्ट कि ये सब मिलीमोल्स में चल रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 10⁻³ जरूर कर देना, क्योंकि ये जो हमने निकाले हैं ये तो मोल्स निकाले हैं ना, ये हमें निकालने थे मिलीमोल्स। सर ये कंपाउंड KiO3 दिया था, तो उस नीचे उधर K का भी मास लेंगे ना? वो राइट एकदम सही, क्योंकि कंपाउंड तो Ki3 दिया ना, उसका डेटा 39 प्लस 127 प्लस 48 करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये 214 मैच कर जाता है। ठीक है, तो इससे फिर आपका आंसर ml में आ जाएगा। अब आप मोल्स इक्वेट कर सकते हो ना, तो 5 इंटू 214 अपॉन 214 इंटू 10⁻³ अपॉन 5/3, ठीक है, इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इंटू V अपॉन 2। तो इससे जो V आएगा वो आपका ml में आएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया डबल टाइट्रेशन, एंड डबल टाइट्रेशन में जो कैच रहता है, सर हाँ बोलो। KiO3 में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होता? हो रहा है ना, तभी तो उसका इन फैक्टर 5 लिया ना। आयोडीन, ये देखो ना, यहाँ पर आयोडीन +5 से 0 में जा रहा है, तो एन फैक्टर इसका 5 आ गया, तो वो 5 मैंने यहाँ पे लिखा ना। सर ऑक्सीजन का नहीं हो रहा चेंज? नहीं ऑक्सीजन का नहीं हो रहा, मतलब ओके सर। ये यहाँ पर ऐसे H2O ही बनता है। ठीक है, तो ये ओके ऑक्सीजन सर। -2 का -2 में ही जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये डबल टाइट्रेशन का एक एग्जांपल था। एक बैक टाइट्रेशन का भी एग्जांपल मैं करा देता हूँ।
ठीक है, तो अभी आपने इस एग्जाम्पल में नोटिस किया होगा एज वेल एज इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, दिस प्रोडक्ट दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड, इसका रिएक्शन हम लोग सेकेंड स्टेप में करा रहे हैं। ठीक है, अब नोटिस करना बैक टाइट्रेशन में हल्का सा चेंज क्या है। बैक टाइट्रेशन में जो रिएक्टेंट है बचा हुआ, उसका मैं सेकेंड टाइट्रेशन कराऊंगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, वापस से एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ जो कि हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में भी देखा था। तो यहाँ पर नोटिस करना 20 ग्राम्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 20 grams of barium hydroxide sample is dissolved in 10 ml of 0.5 normal HCl solution. Stop. The excess of HCl required 10 ml of 0.2 normal NaOH solution for neutralization. ठीक है, so you are being asked to determine percentage purity of barium hydroxide sample. तो अब इसमें नोटिस करना that the reaction that is happening is barium hydroxide, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन है। हाउएवर हम इसको स्टिल इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या है, आई डोंट बॉदर मच अबाउट बैलेंसिंग एंड ऑल, मतलब मेरे लिए सिंपल सा ही तरीका रहेगा सॉल्व करने का। इसका n factor 2 रहेगा और इसका n factor 1 रहेगा, because these are the number of H plus that can be given or taken by these compounds per molecule. And ये जो HCl बच गया है, ठीक है, नोटिस करो ये HCl ना यहाँ पे एक्सेस में डाला हुआ था, तो जो ये HCl बच गया है इसका अब NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उसका सेकंड रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इसको बैक टाइट्रेशन बोल दिया, बस प्रोडक्ट के साथ में कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जैसा हम देख रहे थे। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में कैसा रहेगा, फर्स्ट रिएक्शन से इक्विवेलेंट ऑफ barium hydroxide will be equal to equivalent of HCl reacted in first reaction. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में कैसा रहेगा, equivalent of HCl left is equal to equivalent of NaOH. ठीक है, now should I do this, that equivalent of barium hydroxide is equal to equivalent of HCl equal to equivalent of NaOH? Should I do this? No sir. एकदम जोरदार नो आया, वेरी गुड। ये थोड़ा ना सेंस बनाएगा। इस केस में अब सोचो ना कि क्या था, HCl एक्सेस में जो था वो सेकेंड रिएक्शन में जाके रिएक्ट कर रहा है, तो ये मत कर देना यहाँ पर। अब आपको ये समझ में आ रहा है दैट टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl is equal to equivalent of HCl reacted in 1 plus equivalent of HCl reacted in 2। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो कि दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, ये यहां से उठाया, जो पहले रिएक्शन का HCl था उसके इक्विवेलेंट बेरियम हाइड्रोक्साइड के बराबर है और दूसरे रिएक्शन के NaOH के बराबर है, तो ये हो जाएगा
moles into n factor, or you can say millimoles into n factor, plus volume into normality, एंड ये हो जाएगा 10 इंटू 0.5 इसके इक्वलेंट्स। तो इससे आपको n का वैल्यू पता पड़ जाएगा दैट ये 3 मिलीमोल है। ठीक है, अब इससे मास निकाल लेना और फिर मास से परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेना। ये समझ में आया? Yes, sir. So 3/2. हाँ सॉरी माय बैड, 3/2। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी नोटिस करना दैट ये चीज क्यों हो पाई, ये चीज इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, या ये चीज मैं क्यों लिख पाया, बिकॉज n factor of HCl was same in both reactions। ठीक है, अदरवाइज क्या यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई हैव टू डू analysis with millimoles। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर जो मैंने एक वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन लिया था वो करा है आप लोगों ने ट्राई? जहां पर n फैक्टर अलग था। Yes. राइट, सो जिन जिन ने नहीं करा है मतलब एक बार वापस से वो वीडियो लेक्चर वाला क्वेश्चन देखो जहां पर n फैक्टर अलग था, तो वहां पे क्या अप्रोच से करा। ठीक है, ऑलराइट, नाउ हैविंग सेड दिस, अब हम लोग डाउट्स की तरफ मूव करें, HA3 के डाउट्स डिस्कस कर लें, और if anyone wants to ask something, some doubt or something, तो it's okay। Any doubts? कंसंट्रेशन टर्म्स में देखो अभी के लिए आपके लिए ना, ओके समवन आज मी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, सो लेट मी क्विकली टॉक अबाउट दैट एज वेल। सी अभी आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कंसंट्रेशन टर्म्स कराए थे वीडियो लेक्चर्स में, उसमें एक तो था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है, there was volume strength of H2O2, then there was ओलियम का कुछ था, एंड देन ब्लीचिंग पाउडर का कुछ था। ठीक है, अभी डोंट फोकस ऑन देम, ठीक है, डोंट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ देम, लेट इट बी। ये एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला, इसके क्वेश्चंस HA3 HA4 में मिलेंगे, इनके तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, नो क्वेश्चन इन बुकलेट। ठीक है, ये तो मतलब ऐसा है कि ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे करा दिया कि आपको कहीं किसी बुक में कहीं पर देखने को मिल जाए, क्योंकि ये मतलब ऐसा आप स्पेशली कोटा वगैरह कोई मटेरियल वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां पे ज्यादा लगा हुआ इन टर्म्स से। अदरवाइज H2O2 का आप देखोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो मैं ये H2O2 वाला एक्सप्लेन करूं, या ये H2O2 वाला इज समथिंग व्हिच यू गाइस आर कंफर्टेबल विद? कुछ नहीं बोलोगे तो आई अज्यूम कि यू आर कंफर्टेबल विद H2O2।
ठीक है. All right. So then there is another doubt that has come to me that can you tell one example of acid base titration? ये कराया तो सही, acid base का ही तो हो गया एक तरीके से. ये जो एग्जांपल है ये एसिड बेस टाइट्रेशन ही तो है. ये एसिड है और ये बेस है, इनके इक्विवेलेंट इक्वेट करने हैं. इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस. अच्छा, यू मस्ट बी आस्किंग अबाउट दैट एसिड बेस टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 वाला. नहीं, वो अभी रुक जाओ. मतलब वापस से वो क्या, वो डेप्थ वाली बात हो गई. मतलब उसमें आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट पूरा एक लेक्चर ही उसमें चला जाता है, क्योंकि it is something which requires a continuous focus. ठीक है, तो अभी again let it be on hold. I would not want to go into the depth of that. आपने अगर ऊपर से देख लिया तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो मैंने वो ना आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर करा था. ठीक है, मतलब ये जो Na2CO3 plus HCl वाला टाइट्रेशन था, that was something which I did cover in ionic equilibrium. बट इस चैप्टर में वापस से उसको कवर करा जाता है एंड उसका एनालिसिस इक्विवेलेंस के पर्सपेक्टिव से, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से आपको बताया जाता है. तो अभी जब वो मैं कराता हूँ तो क्लास में मैं पहले तो उसको वापस से आयनिक का पूरा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि अच्छा आयनिक में हमने क्या करा था, बिकॉज फॉर श्योर सब भूल जाते हैं. उसके बाद जब वो समझ में आता है, रिकलेक्ट कर पाते हैं, देन आई एक्सप्लेन इट यूजिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं. तो थोड़ी सी महाभारत है, अभी लेट इट बी. हम लोग HA3 डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, किसी ने मुझे बोला है कि चलो ये H2O2 वाला पार्ट के साथ दे आर नॉट दैट कंफर्टेबल, तो मैं H2O2 का मतलब इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म H2O2 का. जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लो. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 11.2 into मोलारिटी ऑफ H2O2. बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो एंड आपकी लाइफ सॉर्टेड है. आपको इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. अब इसकी डेप्थ में अगर आपको जाना है तो उसमें आपको बस डेफिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है. दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ O2 गैस. ठीक है, at STP that is liberated by 1 liter solution of H2O2 according to this reaction. ठीक है, रिएक्शन क्या है? H2O2 aqueous is giving H2O liquid plus half O2 gas. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी मोलारिटी C है, तो 1 लीटर क्योंकि लिया है मैंने सोल्यूशन, तो मोल्स कितने हो गए इसके? C into 1 टू स्टार्ट विद, और ये 0 है. अब एंड में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसके भी C और इसके C/2 मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ये C/2 मोल्स मतलब क्या हो जाएगा, C/2 into 22.4 लीटर एट STP. तो यही डेफिनेशन है, that VS is equal to C/2 into 22.4. तो वही मैंने आपको फॉर्मूला लगाया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 11.2 into its molarity. ठीक है. All right. Now let's start the discussion of HA3. ठीक है. All right. So Google स्प्रेडशीट देख लेते हैं. आप लोगों ने OAPJC 3 में क्वेश्चंस डाले 1 2 3 5 6 7 8 10 13. All right. So क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में 2 KMnO4, ये तो मैंने क्लास में कराया था आई थिंक.
plus 16 HCl is giving 2 KCl plus 2 MnCl2 plus 5 Cl2 plus 8 H2। ठीक है, तो अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो क्लोरीन -1 से कहीं तो -1 रह रहा है और कहीं पर 0 जा रहा है। सो इसका अगर n फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, इट बिलोंग्स टू अ मिसलेनियस सिनेरियो। ठीक है, आई थिंक मिसलेनियस सिनेरियो 3, अपने को नंबरिंग तो याद नहीं रही। आप लोगों को नंबरिंग याद है क्या, कौन सा सिनेरियो था ये? तो सेकंड वाला था। ठीक है, मतलब मुझे वो नंबरिंग वगैरह याद नहीं रही, बट आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट इट। तो अब इसमें डेफिनेशन एप्लीकेबल है बट बैलेंसिंग के साथ में, तो बैलेंस करके दिया हुआ है। तो पर मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे 16 मॉलिक्यूल है तो इसलिए पर मॉलिक्यूल में डिनोमिनेटर 16 डाल दिया। एंड आउट ऑफ द 16 एटम्स एज यू कैन सी 2 एंड 2 into 2 6 एटम्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया। एंड 5 into 2 10 एटम्स में एक का चेंज आ रहा है, तो इसका n फैक्टर 5/8 हो गया। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन में आप ऐसे देखो ना, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड का n फैक्टर कितना है, n1 m1, मतलब इसको n1 m1 v1 इज इक्वल टू n2 m2 v2 कर लेते हैं क्योंकि डेटा ऐसा ही दिया हुआ है। अब सल्फाइड का n फैक्टर 2 है, ऐसा क्यों, बिकॉज ये +4 से +6 में जा रहा है। ठीक है, देन मोलारिटी इसकी 0.1 है एंड वॉल्यूम इसका 25 ml दिया हुआ है। अब जो दूसरा सॉल्ट है उसके बारे में, इसका मोलारिटी 0.1 है एंड वॉल्यूम 50 ml है। अब इसका n फैक्टर कितना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर नोटिस करना, ये अभी कहाँ पर था, +3 से। ठीक है, +3 से अभी मान लो कहीं x में जा रहा है, किसी x क्वांटिटी में, है ना, एंड ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन होना पड़ेगा। तो इसका मतलब x is less than 3, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या लिख दूंगा मैं, 3 - x, और अब उससे x सॉल्व करो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा है, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। ठीक है, तो वापस से n1 m1 v1 इज इक्वल टू n2 m2 v2। अभी इसका n फैक्टर 6 है क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये ऐसा +6 to +3 जाता है ना, ये नॉलेज है। एंड देयर आर 2 एटम्स दैट गो, तो इसलिए इसका n फैक्टर 6 आ जाएगा इंटू m1 v1, और इसका क्या हो जाएगा, ये +2 से +3 में ही जाएगा और एक ही एटम जाएगा, तो इसका n फैक्टर 1 रहेगा इंटू m2 v2। ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जिसको भी डाउट था, कुछ रहेगा तो बीच में पूछ लेना। देन क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पूछा है, फिफ्थ में कैसा है, AS2S3 plus HNO3 is giving AS, or not H3AS actually, H3ASO4 plus H2SO4 plus NO। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे तो सल्फाइड -2 होता है, इसलिए आर्सेनिक यहाँ पे +3 रहेगा। ठीक है, ये शायद हो सकता है कि इसमें अटक गया हो कोई पहले। नाइट्रोजन +5 है, यहाँ पर आर्सेनिक +5, सल्फर +6, नाइट्रोजन +2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दे बोथ अंडरगो ऑक्सीडेशन
and this undergoes reduction. So equivalent of As2S3 or O3 As2S3 is equal to equivalent of HNO3. अब इसका n फैक्टर कितना है? 5 से 3 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 इंटू इसके मोल्स 1, और इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा As2S3 का? एनीवन? 2 into 2 plus 3. Right, it belongs to the simple case only. मतलब सिमिलर टू सिंपल केस ही है, क्योंकि दोनों यहाँ पे बोथ AS and sulfur are undergoing oxidation. Are undergoing oxidation. So this is 2 into 2 and this is 8 into 3, right? All right. Then sixth question someone had asked. Sixth question में वापस से यही करना है आपको. Equivalent of KMnO4 simple titration का ही केस हो गया ये. Equivalent of KMnO4 is equal to equivalent of जो भी आपका रिडक्टेंट है, ठीक है. अब एसिडिक मीडियम में है तो इसका n फैक्टर 5 रहेगा KMnO4 का. So 5 into 20 into 0.01 is equal to, अब इसका n फैक्टर 2 है क्योंकि इसके बारे में डिटेल दी हुई है पूरी कि एक का चेंज है, 2 एटम है, एंड अब इसका मोलारिटी हो जाएगी 2.52 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ये इसके मोल्स आ गए और ये पर लीटर ही है, ठीक है, एंड इसका वॉल्यूम 25 है तो इससे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा. सेवेंथ क्वेश्चन भी डाउट पूछा है. सेवेंथ क्वेश्चन भी वापस सिंपल है. इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SN2 प्लस. तो 6 वाले में 25 ml में है वो. तो ठीक है ना, यहाँ पर ये भी ml है और ये भी ml है. पर जब हम लोग, ठीक है समझ गया, थैंक यू. ठीक है, ये भी मैंने मोलारिटी निकाला ना, ये भी मोलारिटी है और ये भी मोलारिटी है. अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? 2 into 100 into concentration is equal to 2 into 0.2 into 50. तो इससे concentration आ जाएगा and volume strength will be equal to this concentration into 11.2. ठीक है. Then 8th question में ये अब आप कर लो. अभी थोड़ी देर पहले मैंने डबल टाइट्रेशन समझाया. जिसको डाउट था कि जस्ट अभी इसके जैसा ही क्वेश्चन अपन ने करा, ठीक है, जस्ट डिड एज एग्जाम्पल. देन नाइन्थ में क्या दिक्कत है? आप n फैक्टर कैलकुलेट करो ना. यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये 0 से +5 में जा रहा है और ये +6 से +3 में जा रहा है. तो इसका n फैक्टर 6 है और इसका n फैक्टर 5 है. बस तो 5 into x is equal to 6 into 0.2 and you will get your answer. Then 10th question भी पूछा है किसी ने. 10th में वापस से it is same as question 1. ठीक है, ट्राई करो दोबारा जैसे अभी करा है. 13th वाले में HNO3 + 4 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन किस स्टेट में जाएगा? नाइट्रोजन यहाँ +5 है तो यहाँ पे किस स्टेट में जाना चाहिए? एनीवन? +1 में, राइट. सो +1 में जा रहा है. सो अब ओनली ऑप्शन बी मैचेस.
दैट्स इट, राइट? सो बहुत ही कन्वीनियंटली आप लोगों ने मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लिए हैं, बट ठीक है, चलो अभी नए नए चल रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, अदरवाइज तो मैं बहुत बेइज्जती करता क्लास में। एनीवेज, ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। एनीथिंग एल्स someone want to ask any question, any doubt तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एंड मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रो का आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सर HA4 का 2। कौन सा HA4 का 2। वो HA4 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके ठीक है, HA4 के साथ आप स्ट्रगल करोगे, HA4 के स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन के साथ में तो बहुत स्ट्रगल करोगे। ठीक है, बट देन we'll discuss in the next class. ओके, थैंक यू। चलो, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। ये मैं PDF बना के शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू गाइस। यस सर।